Hello everyone. हेलो एवरीवन। मैं हूं विश्वजीत कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। और आपको मैं सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में एक कोर्स कंटेंट की तरह नहीं बता रहा हूं। ये होगी एक मजेदार कहानी, किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और पूरे इतिहास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम बात करते हैं लिबर्टी की, पर्सनल राइट्स की, हम सारे लोग बात करते हैं कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें कुछ भी करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये आज़ादी भाई आया कहाँ से? ये कंसेप्ट जो है, ये आज़ादी का कंसेप्ट जो है, ये आया कहाँ से, हम उसको देखेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो उसको दिए, घटना को दिया गया एक नाम है। हम उस नाम के पीछे देखेंगे कि उस नाम के पीछे क्या कहानी है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, और ये बाकी रिवॉल्यूशन से अलग कैसे था, और आज भी ये रिलेवेंट कैसे है। सबसे पहला हम उदाहरण देखते हैं, फ्रांस का पड़ोसी देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड है तो हम जानते हैं कि इंग्लैंड में भी रिवॉल्यूशन हुआ था। इंग्लिश जो है, जो कैथोलिक चर्च है या रोमन चर्च हम उसे बोलते हैं, उन्होंने रोमन चर्च को कहा कि भैया हम आपके साथ नहीं जाएंगे, रोमन चर्च के साथ जो है हमारा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम अपना चर्च अलग करेंगे, उसी से हमारा रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि रोमन चर्च से अलग करके इंग्लिश चर्च बना लेते हैं, इंग्लिश चर्च अलग कर लेते हैं। तो वहां से हुआ था। और इसके पीछे अब हम ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, मैंने आज आज के टॉपिक में कहा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश रिवॉल्यूशन जो है उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है, इंग्लिश रिवॉल्यूशन का। और उसके बाद जो है, तो देखिए, हम आपको लेके चलते हैं 16th सेंचुरी। सबसे पहले हम 16th सेंचुरी, जो कि 1501 से 1600, ये हो गया 100 साल का समय। इन 100 सालों में किस तरह से पूरी दुनिया में बदलाव आया। आप ये जानते हैं कि 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी को चार्टर मिला था। तो भाई 100 साल पहले क्या हुआ, 100 साल तक क्या हुआ, उस चीज को तो समझ लें। तब हमें समझ में आएगा कि उस समय यूरोप कहाँ जा रहा था, यूरोप का क्या प्रोग्रेस हो रहा था। उसी हिसाब से फिर हम समझ पाएंगे कि जो है, उसी हिसाब से हम समझ पाएंगे कि इन सारी घटनाओं का इन पे क्या असर पड़ा। तो 16वीं शताब्दी में एक समय आया, 1531 के आसपास, 1531 से 33 का समय लेते हैं। अब हुआ क्या, तो इंग्लैंड के राजा को करनी थी दूसरी शादी। दिक्कत यहीं से चालू हुई, उनको करनी थी दूसरी शादी। उन्होंने कहा कि भाई हमारी पहली शादी से एक बेटी हुई है, मुझे बेटा चाहिए। बेटा के लिए मार उस समय भी चल रहा था, और आज भी सरकार कोशिश कर रही है कि लोग बेटी और बेटा को इक्वल समझे। तो उस समय भी राजा को चाहिए था एक राजकुमार, एक बेटा चाहिए था उनको। और हुई उनको एक बेटी। उन्होंने कहा कि मैं करूंगा दूसरी शादी। दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने अपने जो कोर्ट के एजेंट थे उनके, या कह लो उनके कोर्टियर जो थे, उनको कहा कि भाई आप जाओ रोमन चर्च के पास और उनसे जाके आप पूछो कि मुझे दूसरी शादी करना अलाउ करेंगे, पहली शादी को वो नल कर देंगे। तो रोमन चर्च ने कहा कि नहीं जी, पहली शादी इतनी आसानी से नल नहीं हो सकती है, और वो लेजिटिमेट शादी है, उसको हम नल नहीं कर सकते हैं। तो अब इंग्लैंड के राजा ने कहा कि हम ठीक है, हम चर्च से ही अलग हो जाते हैं। तो
इंग्लिश रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ ये शादी करने के लिए स्टार्ट हुआ। कुल मिला के उसका मकसद यही था कि मुझे शादी करनी है, चर्च से अलग कर लेंगे, चर्च से हम अलग हो जाएंगे। प्रोटेस्टेंट जो कहलाते हैं, एक हो गए कैथोलिक, एक हो गए प्रोटेस्टेंट, तो हम अलग हो जाएंगे और उसके बाद हम अपना रूल बनाएंगे। उन्होंने वही किया, चर्च से अलग होकर रूल बनाया और शादी कर ली। तो इंग्लिश रिवॉल्यूशन जो था, इंग्लैंड में जो रिवॉल्यूशन था, ये था चर्च के अगेंस्ट, जो रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, कैथोलिक चर्च की जो टीचिंग थी उसके अगेंस्ट इन्होंने रिवॉल्यूशन किया। और उसके बाद बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती चले गई। क्वीन एलिजाबेथ वन के आते आते जो है बहुत सारे उसमें बदलाव आ गए। तो इनका साधारण आदमी के लाइफ पे जो इम्पैक्ट था वो एक डिफरेंट काइंड था। वो इम्पैक्ट उनके रोजी रोटी से संबंधित नहीं था, उनके रहन सहन से हो सकता है संबंधित हो था, और उनके रिलीजियस वैल्यू से संबंधित था। तो ये कुल मिला के एक रिलीजियस अफेयर था। तो हम आते हैं कि अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या हुआ। तो 1774 में, 1774 में लुई 16 ये बने किंग। तो जब लुई 16 किंग बने, तो इससे पहले जो 1774 आप कह रहे हैं, ये हो गई 18वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी को, 17वीं शताब्दी को इनसे 100 साल पहले, इनको इनके जो प्रीडेसर थे, इनके जो पहले जो राजा आए, लुई 14, उसको लुई 14 की शताब्दी भी फ्रांस में बोल देते हैं लोग। क्यों लुई 14 की शताब्दी बोलते हैं? बिकॉज कि लुई 14 ने बहुत सारे रिफॉर्म लाए, उन्होंने फ्रांस को बहुत एकजुट किया, उन्होंने बहुत सारे एरिया को उन्होंने जीता। और लुई 15 ने फ्रांस को बहुत ही प्रॉस्पर किया, बहुत सारे वॉर में उसको युद्ध में जीत दिलाई। और लुई 14 ने, कुल आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस को एक नई हाइट पे लेके गए। तो ठीक है, चलिए कहता है लुई लुई 15 ने फ्रांस को बहुत प्रॉस्पर किया। तो जब ये प्रॉस्पर हुआ, प्रॉस्पर होने के बाद क्या हुआ कि ऑब्वियसली है कि शांति आएगी, युद्ध कम होगा, बीमारी कम होगी, तो जनसंख्या जो है इसने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दिया। पॉपुलेशन को इन्होंने इंक्रीज कर दिया। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया तो ज्यादा लोग हैं, तो चलिए इसको यहां ले आते हैं हम। पहला था पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है ये इंक्रीज हो गया। तो जब आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो आपको खाने के लिए अनाज ज्यादा चाहिए। खाने के लिए जब अनाज ज्यादा चाहिए तो पैदावार उस हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इनके बाद जो है, लुई 14 के बाद जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन पुअर हो गया। जो आपके क्लास वन के जो लोग, जिनको आप कह सकते हो, उन्होंने जो है, जो किंग थे और जो बहुत धनी ऊपरी वर्ग वाले जितने थे, उन्होंने क्या किया कि पॉपुलेशन से टैक्स के रूप में उन्होंने ज्यादा वसूलना चालू कर दिया। तो क्या हुआ, मिसमैनेजमेंट हो गया। मिसमैनेजमेंट आपका हो गया, ठीक है। और अब देखेंगे कि मिसमैनेजमेंट तो आपका चल रहा है,
लोगों को खाने की कमी आपने होनी चालू कर दी। उसके बाद जब सर्दी का मौसम आया, खेती नहीं हो पा रही है, तो आपके पास अनाज अनाज भी रखने का कोई इंतजाम नहीं है। पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है। तो किसी भी चीज को देखने के लिए हम एक और देखेंगे एस्पेक्ट, फिनेंशियल एस्पेक्ट क्या है। भाई बात जहां पैसे के नुकसान की आती है, जहां खजाना खाली होने लगता है, तो किंग कुछ कर नहीं सकता है। किंग कुछ कर नहीं सकता है, खजाना खाली हुआ तो उसे पैसे खजाने भरने के लिए टैक्स बढ़ाना होगा। टैक्स बढ़ाएंगे, लोगों में असंतोष आएगा। लोगों में जब असंतोष आएगा तो वो विद्रोह करेंगे। तो ये देखेंगे इन चीजों के साथ कि खजाना खाली कैसे हुआ। ये जो पीरियड है 1754 से 1763 तक, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1775 से 83 तक, हम इस दो पीरियड को देखेंगे। ये दो पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि फ्रांस का खजाना खाली क्यों हो गया। तो यहाँ पे बगल में ड्रॉ करते हैं। ये आप समझिए यूएस का वेस्ट कोस्ट है। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। ये कहिए यूएस का वेस्ट कोस्ट है। यहाँ पे आपका जो है वर्जीनिया है। यहाँ पे आपका वर्जीनिया है, इधर आपका न्यूयॉर्क हो जाता है। इसके ऊपर इधर जो है कनाडा है। ठीक है। तो ये एरिया जो है, ये एरिया था ब्रिटिश कंट्रोल में। ठीक है। यहाँ इधर था कैरेबियन के साइड में आपको स्पेन। यहाँ पे, अच्छा, यहाँ नीचे की ओर स्पेन था। और इधर जो है ये कनाडा होते हुए, इधर जो ये एरिया है यहाँ थे फ्रेंच। यहाँ पे थे फ्रेंच। तो अब यहाँ जो आपके ब्रिटिश जो थे, इनके और इनके बीच में अलोंग विथ, साथ में जो यहाँ के आपके लोकल लोग थे उनके साथ मिल, कुछ लोग फ्रा, फ्रांस के साथ थे, कुछ लोग ब्रिटेन के साथ थे। अब इन दोनों के बीच में 1754 से लेके 1763 तक युद्ध होता है। अपने एरिया बाउंड्रीज उसको लेके उनके बीच में युद्ध होते रहा। पोर्ट का एक्सेस को लेके, मेनलैंड का, क्या कि इधर ब्रिटिश का एक्सेस पोर्ट की तरफ था, इनका फ्रांस का एक्सेस मेनलैंड की तरफ था। इसीलिए जो है इन दोनों के बीच में एक दूसरे का एक्सेस को लेके, एक दूसरे के टेरिटरी से पास करने को लेके, माइनिंग को लेके, सिल्वर माइनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, माइनिंग को लेके, इन सब बहुत सारे कारणों से आपस में ये झगड़ रहे थे। तो 54 से 63 तक ये झगड़ते हैं। अब क्या हुआ, 54 से 63 के बाद जब 1775 से लेके 1783 के बीच में अमेरिका के आजादी की लड़ाई थी। अमेरिकन ने कहा कि हम ब्रिटिश से, हमें आजादी चाहिए।
ब्रिटिश से उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया। फ्रांस के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। फ्रांस ने कहा कि चलो जी मैम हम हेल्प करेंगे। फ्रांस ने उनको हेल्प करना चालू कर दिया। तो आप यहाँ देखिए 1774 में लुई 16 जो है ये किंग बन गए थे और 1775 से यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गया। तो लुई ने जो है यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट किया। क्यों इन्वेस्ट किया? ये 54 और 63 के बीच जो लड़ाई हुई थी इसमें जो फ्रांस को नुकसान हुआ था उसका बदला लेने के लिए उन्होंने कहा भैया तुमने हमें मारा हम भी तुमको मारेंगे, आ जाओ दोनों लड़ते हैं, लड़ाई करके फैसला करते हैं। तो फ्रांस क्या कर रहा था कि जो स्टेट्स थे अमेरिका के उनको पहले तो चुपचाप उनको गन पाउडर की सप्लाई, दूसरे शैडो कंपनीज खोल के उनके थ्रू गन पाउडर की सप्लाई, आर्म्स अम्यूनेशन, ये सारी चीजें दे रहे थे और धीरे धीरे खुल के भी सामने आ गए, खुल के भी उनको पार्टिसिपेट करने लगे युद्ध में। तो इस तरह से जाके जो है ये युद्ध चलता रहा। अब जो है 1789 हम देखते हैं, 83 में तो चलिए युद्ध ये खत्म हुआ, लेकिन ये युद्ध खत्म होने के बाद युद्ध तो हो गया खत्म। अब युद्ध लड़िएगा तो खर्चा तो होगा, बिना खर्च के युद्ध तो होता नहीं है। तो इनका भी खर्चा हुआ। इनका खर्चा क्या हुआ? 1 बिलियन। एक जो हिस्टोरिक अकाउंट बताते हैं 1 बिलियन, ये 1 बिलियन लीरा, 1 बिलियन लीरा का इनको खर्च हुआ। प्लस खर्च अब कहां से हुआ? तो किंग को जो है, ये जो हमारे राजा साहब हैं इन्होंने लिया लोन। इन्होंने लिया लोन। अब इन्होंने लोन किससे लिया? इन्होंने लोन लिया जो जो वहां का व्यापारी वर्ग था, उन व्यापारियों से इन्होंने लोन लिया युद्ध लड़ने के लिए और युद्ध में 1 बिलियन लीरा खर्च कर दिया। 1 बिलियन लीरा खर्च करने के बाद ये खर्च 83 तक हो चुका था, 83 तक खर्च हो चुका था, पेमेंट नहीं हुआ। ये समझ के चलिए खर्च हुआ पेमेंट नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट तो बनेगा इस पे। इंटरेस्ट बढ़ता गया और इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते जो है जब ये समय आया कि आपका 89 से पहले तक जो है, बिफोर 1789, ये कुल अमाउंट 2 बिलियन हो गया। अब कहां से आएगा? 1 बिलियन तो पेमेंट कर नहीं पाए भाई साहब, 2 बिलियन कहां से करेंगे? 2 बिलियन का जब हो गया तो प्योर इकोनॉमिक्स ही है उस समय का। 2 बिलियन हो गया तो राजा साहब ने कहा कि अब टैक्स लगाएंगे हम। आइए इसको मिटाते हैं और देखते हैं क्या टैक्स लगाया है। इन्होंने कहा नया टैक्स लगाएंगे। किंग ने कहा कि टैक्स लगाएंगे। उसके बाद चर्च ने कहा कि हमारा भी टैक्स है, खर्चा तो हमारा भी बढ़ गया है, हमें भी टैक्स चाहिए। चर्च का भी टैक्स आ गया, किंग का भी टैक्स आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे टैक्स गया बढ़ और सेविंग्स जो है किंग की ये गई घट। किंग के पास सेविंग्स है नहीं, टैक्स ज्यादा पे कर लेने लगे लोगों से, तो लोगों के पास पैसे की कमी हो गई। पॉपुलेशन बढ़ा हुआ ही था, मिसमैनेजमेंट चल ही रहा था, ग्रेन का प्रोडक्शन तो गया हुआ ही था। फाइनेंशियल टैक्स लगा के उन्होंने और जो है
कहते नहीं है, सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया। अब क्या हुआ, सबसे इमीडिएट कारण जो हुआ वो था रोटी। रोटी कपड़ा मकान, इसी पे दुनिया चल रही है। अब किसी को आप रोटी नहीं दोगे तो रोटी, कह लीजिए ब्रेड। ब्रेड जो है यहाँ पे, ये जो बड़ा सा ब्रेड का लोफ बना, लोगों को ब्रेड मिलना बंद हो गया। मिल भी रहा था तो बहुत महंगा, कुछ भी लगा, कुछ भी कीमत जिसको जहां समझ में आया था, उन्होंने कहा भैया हमें कमाना है, चाहे वो लोग भूखे मर जाए, तो उन्होंने ब्रेड पे कुछ भी दाम लेना चालू कर दिया। अब कुछ भी दाम लेना चालू कर दिया, सबके पास तो उस तरह का पैसा था नहीं। लोग तो यहाँ भूखे मर रहे थे, पैसा था नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रोटी की आ गई कमी, रोटी की कमी आ गई। तो 1789 में जितने भी फ्रांस के पीजेंट वर्ग थे, वो पीजेंट वर्ग जो है जमा हो गए किंग के कैसल के पास। उनका डिमांड था कि हमें जो है आप रोटी प्रोवाइड करवाओ, रोटी प्रोवाइड करवा के हम हमें कम से कम भूखे तो मरने से बचाओ। ट्रेजरी में पैसा कम है, पैसा कम हो, लेकिन रोटी तो मिले यहाँ पे। तो बस आज 15 जुलाई है, कल 14 जुलाई, 14 जुलाई 1789 का दिन था, 1789 का। आसान बहुत, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को याद रखना बहुत आसान है। एक तो आप लिख ही सकते हैं, और आपको पता है कि 18वीं शताब्दी में 17 तो आपको बस याद रह जाएगा, 1700 कुछ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। अब हुआ था तो 7 के बाद 8 9 लिख दीजिए, हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डेट आ गया। 1789 लगातार में है, सीक्वेंस में है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है 93 तक ये चलेगा, 93 तक ये मारधाड़ चलती रहेगी बिल्कुल। तो 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ कि बेस्टिल, बेस्टिल क्या है, बेस्टिल एक किला था। उस किले का यूज करते थे वो लोग, जो भी आपके प्रिजनर्स हुए, उस प्रिजनर्स को वहां रखने के लिए। वो जेल था, कुल मिला के कह लो वो किला कम जेल ज्यादा था, उसी जेल में रखते थे। अब उस जेल में आप 1789 से पहले, ऐसा तो नहीं था कि 1789 के दिन ही रिवॉल्यूशन चालू हुआ, एकदम घटना, वो तो एक घटना है। लेकिन लोगों के अंदर आक्रोश तो पहले से था, पहले से आक्रोश था। तो वैसे कुछ लोग जिन्होंने किंग के अगेंस्ट कुछ भी बोला था, उनको यही बेस्टिल में रखा गया था। ऐसे लोग वहां 7 8 ही थे, ज्यादा थे नहीं, 7 8 ही लोग थे। बहुत बड़ा कोई मकसद नहीं था। लेकिन विद्रोहियों का वहां पे डबल मकसद, एक तो बेस्टिल में उनको लगा कि हमें हथियार मिल सकते हैं, काहे कि वहां पे फ्रेंच की सेना के जो दस्ते हैं वो वहां पे रहते थे, तो उनको लगा कि हमें हथियार मिल सकते हैं। और दूसरा, उनको बेस्टिल से ही नफरत थी। उनको ये स्ट्रक्चर जो था, ये स्ट्रक्चर उनको याद दिलाता था कि किंग के ऑपरेशन का, यानी किंग के दबाए जाने का। उन्होंने कहा कि बेस्टिल को ही तोड़ देते हैं। उन्होंने बेस्टिल को तोड़ दिया। यही 14 जुलाई 1789 को वो गए, उन्होंने बेस्टिल को तोड़ दिया। और तोड़ के आप ये समझ लो कि उस स्ट्रक्चर से, उस किले से उनको इतनी नफरत थी कि उस किले का छोटा पत्थर का जो टुकड़ा था वो उन्होंने उठा उठा के सब लोगों को बांटा, सुविनियर, यादगार रखने के लिए, कि हाँ जी इस किले को हमने मार के गिरा दिया, इस किले को। तो बेस्टिल गया टूट। उसके बाद यहीं से हो गया चालू। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या हुआ था जो कि 14 जुलाई 1789 को, जो इमीडिएट रीजन था,
इमीडिएट रीजन सबसे बड़ा ये था कि 5 मई को, 5 मई, 5 मई को उन्होंने, किंग लुई ने जो है सभा बुलाई थी। और आप याद कर लो कि वो जो सभा बुलाई थी, उस सभा का नाम था स्टेट जनरल। स्टेट जनरल जो सभा थी उसको बनाया गया था कि राजा, ऐसा ना हो कि राजा साहब सुबह सुबह सो के उठे, कहा कि हवा आज सही नहीं लग रही है, बंद करवा दो हवा। इस तरह के जो एट्रोसियस लॉ थे, कुछ भी कि आज इसका सर कलम कर दो। हमने देखी होगी एक डिक्टेटर मूवी आई थी, उसमें कुछ भी कोई कहता था बस। तो वही राजा साहब किसी का सर कलम ना करवा दें, तो उन्होंने कहा कि एक स्टेट जनरल बनाते हैं। स्टेट जनरल के अंदर जो है जितने भी आपके क्लास के लोग हैं, उन सारे क्लास के लोगों का उसमें रिप्रेजेंटेशन होगा। स्टेट जनरल जो है इसमें सारे क्लास के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसको बुलाइए, सभी लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए, उनसे डिस्कस कीजिए। उनसे डिस्कस करके उसके बाद जो है आप एक लॉ बनाइए। आज जिस तरह से हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, कि दो लेजिस्लेटिव असेंबली, दे दे मेक एनी लॉ, कानून वही बनाते हैं। आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जाते हैं संसद में बैठते हैं। तो यही सिस्टम था कुछ कि अगर एक कोई लॉ को राजा साहब को पास करना है तो स्टेट जनरल का मीटिंग बुला लो। स्टेट जनरल की मीटिंग बुला के वहां पे जो है डिफरेंट जो आपको स्टेट हैं उस स्टेट के लोग आएंगे, आपके कानून को अगर वो सहमति देते हैं तो वो कानून पास होगा। तो इस इंसिडेंट को थोड़ा समझते हैं कि 5 मई को हुआ क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मई को होने वाली घटना ही आपको ये 14 जुलाई तक लेके जाएगी। ये 14 जुलाई को बेस्टिल को क्यों जला दिया गया, ये यही 5 मई की घटना है। अभी हम एक चीज आप समझे, ये है टाइमलाइन यूएस का, और इसके फिनेंशियल रीजन के कारण हम यहां तक पहुंचे। ठीक है। उसके अलावा जो ये अपना फ्रांस का लोकल इशू हो गया, ये तो ठीक है यूएस से आया, ये फ्रांस का लोकल इशू हो गया। अब इन्होंने जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी, ये करीब 1614 के बाद, आप समझ लो कितना हुआ, 150 साल बाद, 150 साल बाद इन्होंने मीटिंग बुलाई थी। तो खुद आप समझ सकते हो, एक जो है, जो आपका रूलिंग फैमिली है, वो आपका 150 साल तक स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं बुलाया। क्या 150 साल में कोई कानून नहीं पास हुआ? पास किया, अपनी मर्जी से किया। लेकिन आज स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाए हैं, तो सबको ये लगा कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने का कोई अल्टीरियर मोटिव जरूर है। यानी कि उनके मन में कुछ ऐसी बुरी भावना है जिसको कि स्टेट जनरल का जो है वो आह लेते हुए अपने एक कानून को पास करना चाहे। और सही बात थी, वो था टैक्स बढ़ाने का, टैक्स इंक्रीज करने का था, इसलिए उन्होंने बुलाया था। तो यूएस का इसको मिटाते हैं जरा, इस जगह जगह बनाते हैं। और आप लोगों को अगर ये क्लास में मजा आ रहा है और आप आगे भी दूसरे मेरी क्लासेस को करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं नई नई चीजें, कहानियां नई, तो नीचे डिटेल्स आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, उस अलर्ट का बटन आप प्रेस कीजिए, आपको कोई भी नया वीडियो आता है आपको अलर्ट चला जाएगा। लाइव वीडियो चलता है आपको अलर्ट चला जाएगा, लाइव भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग रहेगी, रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। जैसा समय मिले आप वैसा काम कर सकते हैं। आइए इस 5 मई को यहाँ लेके चलते हैं।
तो वहां पे जो थोड़ा सा हम हायरार्की देखेंगे कि किस तरह का हायरार्की था, यहां मैं ड्रॉ करता हूं। फर्स्ट स्टेट जो हुआ ये था क्लैजी। ये क्लैजी वही है जो चर्च वाले लोग थे, चर्च वाले लोग इसी में वो आए हैं। अब आते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेट, ये सेकेंड स्टेट में थे नोबिलिटी। नोबिलिटी बड़े पूंजीपति लोग, राजा के जो रिलेटिव थे, राजघराने से संबंध रखते थे, वही चाचा भतीजा भाई भाभी रिश्तेदार, ये सब नोबिलिटी में आते थे। अब आपका तीसरा जो है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में जो थे इसमें थे बिजनेसमैन, बिजनेस वाले लोग, साधारण जो किसान कह लो आप, फार्म जो था, उसके बाद आर्टिसन, ये सारे लोग जो है आते थे थर्ड स्टेज में, और बाकी इसके नीचे उनका कोई स्टेट नहीं था, उनको कोई स्टेट नहीं दिया गया था। तो आप ये समझिए कि जो ये थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे, इन्हीं थर्ड स्टेट वाले लोगों को कहा जाता है मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास का कंसेप्ट आया, आज आपने हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को एक मिडिल क्लास को ध्यान में रख के ही इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती है। क्या कि वही मिडिल क्लास सबसे बड़े कंज्यूमर भी होते हैं, वही मिडिल क्लास सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं, और वही मिडिल क्लास सैलरी तनख्वाह भी उठाते हैं, वही मिडिल क्लास दुकान खोल के कमाते भी हैं। तो कुल मिला के ये मिडिल क्लास, और इनका पॉपुलेशन सबसे बड़ा होता है। जो मिडिल क्लास का पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ा मिडिल क्लास का पॉपुलेशन है। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें 5 में वाले में मिडिल क्लास का क्या रोल था। तो यहाँ पे तीनों से रिप्रेजेंटेटिव आए। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तीनों से रिप्रेजेंटेटिव आए। तो इन्होंने जो कहा, थर्ड क्लास वाले रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें जो है चाहिए लिबर्टी। जो किंग का जो आपको पावर्स है, किंग के पावर्स को चेक में रखना जरूरी है। जो आपके लेजिस्लेशन हो गया, जो आपका संविधान कानून बनाने की जो ताकत होती है, उसमें आम आदमी को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाए। और जो बाकी मिडिल क्लास का और लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास, उनका जो है, उस क्लास का जो है, उनकी जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को एड्रेस किया जाए, उन परेशानियों को दूर किया जाए। तो आप ये समझिए कि ये जो थर्ड क्लास वाले लोग थे, इनके हिसाब से ये पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट, इन्होंने मान लिया था कि हम पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमें डायरेक्ट वोटिंग का दिया जाए, राइट। उसके बाद जो है बाकी लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। बट किसी ने उनकी बात नहीं मानी, तो ये वॉकआउट कर गया। ये वॉकआउट कर गया। इन्होंने कहा कि भैया हमें राइट मिलेगा तब फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे, अगर हमें राइट नहीं मिलता है तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके बाद जो है, वॉकआउट करने के बाद इन्होंने कहा कि जब तक अब हम संविधान नहीं बना लेंगे, कानून नहीं बना लेंगे, तब तक जो है बिना कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हम यहां से नहीं हिलेंगे। तो ये था 5 मई को होने वाली घटना। 5 मई को होने वाली घटना के बाद जो है, ये घटना रोटी के साथ, रोटी की कमी के साथ, ये 14 जुलाई तक आ गई। 14 जुलाई को जो है फाइनली जो होना था विद्रोह हो गया,
इसीलिए 14 जुलाई 1789 को इसको डेट कंसीडर किया जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। तो अब आगे देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और क्या क्या घटना घटेगी और किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे करके इंडिया को भी अफेक्ट कर रहा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक रिवॉल्यूशनरी जो पार्टी थी उनका नाम था जैकोबियन। जैकोबियन। और क्या आपको पता है कि जैकोबियन इंडिया में भी था? इंडिया के एक किंग जो है वो इस जैकोबियन क्लब के मेंबर थे। वो किंग थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। इसीलिए जब इंडियन एंग्लो वॉर स्टार्ट हुआ था तो इंडियन एंग्लो वॉर में टीपू सुल्तान की हेल्प करने वाले थे फ्रेंच। क्या है कि टीपू सुल्तान और जैकोबियन क्लब के मेंबर थे और जैकोबियन क्लब के मेंबर होने के कारण उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था जैकोबियन क्लब में। और वही जैकोबियन क्लब जो है उनको इंडिया में भी हेल्प कर रहा था। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उसको देखते हैं। तो जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो 1791 तक कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो है उसके बाद किंग ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया। कर तो दिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ये अब कंट्री हो गई है। आप जो है एक चुनोगे लेजिस्लेचर। कह लो आप यहाँ पे एक इलेक्टेड मेंबर होंगे। यहाँ किंग है। यहाँ लॉ है। तो सब कुछ जो है डिसाइड किया जाएगा एज पर द लॉ। किंग और कोई भी जो है अबव लॉ नहीं होगा। इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स विल पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग। सो इस तरह का प्रावधान उसमें किया गया। बट जो है ये सिर्फ ऑन पेपर से रहा, हुआ कुछ नहीं। नहीं होने के कारण जो है 1792 अप्रैल 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, बट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया गया। फॉलो नहीं किया गया तो जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप थे उन्होंने 1792 में कहा कि अब हम अपना अधिकार युद्ध करके लेंगे। अप्रैल में जो है उन्होंने युद्ध की घोषणा की। अप्रैल में युद्ध की घोषणा करने के बाद जो है जो मार्शल थे यहाँ से आर्मी जो है उनके जितने भी लोग थे, जो भी फ्रंटियर आर्मी थे, जो जो पीजेंट्स ने ही ज्वाइन किया था, आम आदमी, ये आम आदमी की आर्मी थी। उन्होंने जो है पेरिस की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि चलो अब पेरिस पे हम लोग अटैक करते हैं। पेरिस पे अटैक करके तो इन्होंने जो है इस समय एक लिखा गया था सॉन्ग। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सॉन्ग आगे जाके काफी रिलेवेंट हो जाएगा। इसीलिए ये सॉन्ग था बाय मिस्टर रोगर डी
ऐसे इन्होंने जो लिखा था सॉन्ग, जो इन्होंने पोयम लिखा, क्योंकि मार्शल वाले जो आर्मी थी वो उसको गा रही थी, इसीलिए उसको मार्शलीज कहा गया। उसे मार्शलीज कहा गया। यही आज आपका नेशनल एंथम है फ्रांस का। इसी सॉन्ग को आज तक कंटिन्यू किया गया, यही नेशनल एंथम है। तो 1792 में उन्होंने पेरिस पे अटैक किया। उन्होंने पेरिस पे अटैक करने के बाद जो है 1792 में ही 21 सितंबर 21 सितंबर को जो है इन्होंने रिपब्लिक खुद को घोषित किया। खुद को रिपब्लिक घोषित किया। सो ये जो है आफ्टर अमेरिका, अमेरिका के बाद जो है यूएस के रिपब्लिक घोषित होने के बाद यहाँ पे जो है ये भी रिपब्लिक घोषित हुआ। और ये भी एक बहुत बड़ा, उस समय बहुत बड़ी पावर मानी जाती थी, मोनार्की पावर, राजा की पावर मानी जाती थी कि ये राजा से चलने वाला देश है। और सबको लगता था कि ये रिपब्लिक तो नहीं बन सकता है, रिपब्लिक बन नहीं सकता है, लेकिन 1792 में ये रिपब्लिक बना। रिपब्लिक बनने के बाद 1793 इन्होंने, इसके बाद जो हम किंग थे लुई 16 पे जो है इन्होंने केस किया कि लुई 16 ने जो है वो ट्रेटर हैं, लुई 16 ने देश का भला नहीं चाहा, वो एक अच्छे राजा है नहीं, उस पर केस किया। और यूनानिमसली सब ने मिल के उनको गिल्टी पाया। पूरे केस चलने के दौरान एक ने भी नहीं कहा कि वो नॉट गिल्टी नहीं है। और 1797 फाइनली 21 जनवरी को इनको गिलोटिन के हवाले कर दिया गया। गिलोटिन का हवाले करने का मतलब हुआ उनका सर कलम कर दिया गया। लुई 16 मर गए और कुछ समय बाद जो है, तो यहाँ के बाद जो है फ्रांस इंडिपेंडेंट हो चुका था, आजाद हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। लेकिन अभी जो है फ्रांस को और भी बहुत आगे तक जाना था। सब पूरे दुनिया में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इफेक्ट हुआ, लिबर्टी, जो लिबर्टी का कंसेप्ट है कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है, जो वुमेन्स राइट है, महिलाओं का अधिकार, आजादी, बोलने की आजादी, वो एब्सोल्यूट है। जो आपकी आजादी है वो एब्सोल्यूट है। कोई भी ऐसा कानून बना के किसी की आजादी को कम नहीं किया जा सकता है। जब तक कि आप अपनी आजादी का गलत फायदा उठा के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तब तक कोई भी कानून आपकी आजादी को कम नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ा इनका मोटिव यही था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है एक साधारण आम आदमी, उस आम आदमी के राइट्स के लिए, उसके अधिकार के लिए होने वाला रिवॉल्यूशन था। इसलिए इनका हिस्ट्री में जो है, और पूरे वर्ल्ड को फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट किया कि हर एक जगह पे आजादी की डिमांड जो है, बहुत सारी जगहों पे, यूरोप में ही इनफैक्ट छोटे छोटे बहुत सारे कंट्रीज थे जिनके मोनार्क थे, उनके मोनार्क बहुत एट्रोसियस, बहुत अत्याचारी थे। तो उन्होंने अपने मोनार्क के खिलाफ जो है, अपने राजा के खिलाफ उन्होंने रिवॉल्यूशन किया, रिवोल्ट किया। और उसके बाद जो है इंडिया में भी जो टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब के मेंबर थे, उन्होंने भी उसी समय से अंग्रेजों से फाइट स्टार्ट हो गई। और उसके बाद धीरे 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 वो अंग्रेजों से होने वाली फाइट आगे चलती गई, आगे चलती गई। और उसने जो है एक स्वतंत्रता संग्राम का बड़ा रूप ले लिया भारत को आजाद करवाने के लिए। तो ठीक है, हम लोग फिर अगले क्लास में जो है, अगले क्लास में और
आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जर्मनी का इवोल्यूशन पढ़ेंगे और किस तरह से वर्ल्ड में एक दूसरे का इवोल्यूशन के बीच में क्या रिलेशन था। साथ ही हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफिकली कैसे एक दूसरे पे इफेक्ट डाल सकते थे, व्हाट वाज द ज्योग्राफी, ह्यूमन पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको हम देखेंगे और डिटेल में हम उसको करेंगे। आगे किस दिन मेरा वीडियो आ रहा है उसको जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, अलर्ट का बटन दबा दीजिए, बेल बटन जो है, उससे क्या होगा कि आपको अलर्ट आ जाएगी और फिर हमारा वीडियो आप देख सकेंगे। धन्यवाद आज के लिए।